बिरसा साहब जो साकिब कह रहे हैं कि मोरलेस पुरानी बात थी, कोई नई बात नहीं उन्होंने की, पहले भी कहते रहे हैं, मगर एक तनाजुर बदल गया है। और तनाजुर जो है ना बांग्लादेश है कि वहाँ पे जो हुआ और वहाँ पे जो इनिशली जो स्टार्ट हुआ था ये कोटा सिस्टम से शुरू हुआ था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वो स्टूडेंट्स जो मांग रहे थे उस कोटे का फैसला भी उनके हक में कर दिया था, मगर हालात इवेंट्स आगे चले गए थे जिसके बावजूद उससे वो कंट्रोल नहीं हुआ कि मॉब रूल आ गया। तो आप समझते हैं कि ये यहाँ भी कि ये एक अंदेशा सा आ गया है कि बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में लोग देखना शुरू हो गए हैं कि जनाब अदालतों को और पार्लियामान अपना काम नहीं करेगा, अदालतों के जब फैसले इंप्लीमेंट नहीं हो गए तो यहाँ भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि जो खित्ते के हालात हैं वो ऑफकोर्स इन्फोर्स आपकी तरह होते हैं, उसका एक इफेक्ट तो आता है, बट पाकिस्तान की जो अवाम भी है और पाकिस्तान के जो इदारे भी हैं, मैं इस वक्त तमाम इदारों की इकट्ठी बात कर रहा हूँ, वो आई थिंक दे आर फार मोर मैच्योर। और वैसे भी इसका कोई ऐसा जो रेवोल्यूशनरी तरीका है उसका कोई शायद उस तरह फायदा भी ना हो। और जो खान साहब की साकिब साहब ने बात की थी, मैं खान साहब की स्टेटमेंट को एक कम्प्लीटली डिफरेंट एंगल में देखता हूँ, क्योंकि खान साहब ने जब आज ये स्टेटमेंट दी है तो उन्होंने कहा है कि मेरे सामने सीसीटीवी फुटेज लाई जाए तो मैं मशरूत माफी मांगता हूँ। उनको इस चीज का बड़ा बखूबी अंदाजा है बिकॉज लाहौर हाईकोर्ट में ये चीज ऑलरेडी अंडर डिस्कशन आ चुकी है कि एविडेंस जो है रिलेटेड टू दीज इंसिडेंट्स इज वेरी लिमिटेड, आइदर लिमिटेड या नॉन एग्जिस्टेंट। तो उसकी बेसिस पर उन्होंने भी एक स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जरूर दी है, बट इवन अदरवाइज कोई भी शख्स जिसके ऊपर कोई इल्जाम हो उसको स्टेटमेंट यही देनी चाहिए। और जहां तक 9 मई की बात है वो तो हम आपके प्रोग्राम में भी और वैसे भी कई दफा कह चुके हैं कि वो एक ऐसा इंसिडेंट है कि जिसकी एक इन्वेस्टिगेशन, जिसकी एक जुडिशियल कमीशन के थ्रू इंक्वायरी होके जो एक्चुअल लोग जिन्होंने अटैक किया उनको जरूर सजा देनी चाहिए, बिकॉज ये प्रेसिडेंट हम पाकिस्तान में नहीं बना सकते कि किसी भी इंस्टॉलेशन को आप अटैक करें। तो खान साहब की स्टेटमेंट इज वेरी स्ट्रेटेजिकली प्लान, जो कि एटलीस्ट मैं उसको जिस तरह देख रहा हूँ, क्योंकि लाहौर हाईकोर्ट में बड़ी क्लियरली ये चीज सामने आ चुकी है, देयर इज नो एविडेंस विच इज अवेलेबल अगेंस्ट हिम। तो देयरफॉर अगर एविडेंस होता तो गिरफ्तारी दे देते उनको, जब गिरफ्तारी नहीं दी तो वो एविडेंस ऐसा मौजूद नहीं है। जब वो एविडेंस सामने लाया जाएगा जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ऑफ कोर्स खान साहब की ऑटोमेटिकली जो माफी है उसकी शर्त जो है वो पूरी नहीं होगी, देयरफॉर ही विल नॉट बी अपोलोजाइजिंग। तो ये एक पॉलिटिकल चीज है जो चल रही है पिछले कुछ दिनों से, बट आई पर्सनली थिंक कि शायद बांग्लादेश का रेप्लिका तो यहाँ ना हो, बट ऑफ कोर्स लोग लेफ्ट राइट से देखते हैं एंड पीपल वांट टू फाइट फॉर देयर राइट्स एंड दे वांट टू सी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन है उसके अंदर अगर कोई अदालतों के फैसले इंप्लीमेंट नहीं हो रहे या अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर रही तो उसके ऊपर अपना गम और गुस्सा तो वो जरूर रखते हैं, बट शायद वो वाला रिजल्ट इधर मैं शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अगर हुआ भी तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी आई वुड से सोफिस्टिकेटेड वर्जन ऑफ दैट, बट ये नहीं होगा जिस तरह वहां पर हुआ। आपने कहा अदालतों के फैसलों की अमल दरामद के हवाले से अभी ये जो मखसूस नशिस्तों के अंदर 2017 की एक्ट के अंदर तरमीम का जो बिल अभी बिल ही है क्योंकि सदर साहब ने अभी साइन नहीं किया, तो वो जो लेकर आ रहे हैं अब उसके ऊपर जो प्राइमरीली बहस ये है कि वो रेट्रोस्पेक्टिवली क्या वो जो ये फैसला आ चुका हुआ 12 जुलाई का उसको ये इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा। जो हुकूमती लोग हैं वो तो क्लियरली कह रहे हैं कि जनाब ये बिल्कुल उसके बाद ये तब्दील हो गया है और अभी डिटेल जजमेंट क्योंकि आई नहीं है, तो आप उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? सर इसका जो आपके सवाल का जवाब है, टू स्टार्ट विद आई विल से कि उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा और उसकी 2-3 चीजें समझनी बहुत जरूरी है। पार्लियामेंट का इस्तेकाक है, उसकी पावर है टू लेजिस्लेट, और जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में चीजें एग्जिस्ट करती हैं उसमें नेशनल असेंबली लेजिस्लेट कर सकती है, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इख्तियार है कि वो आइन की तशरीह करें या ऐसे मैटर में जिसमें उनके सामने अगर अपील में कोई चीज आई है तो उसमें भी आइन की तशरीह करें, और आर्टिकल 1872 उनके पास है कि वो कंप्लीट जस्टिस करें। जहां तक पार्लियामेंट का इख्तियार है किसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को अनडू करने का, तो वो 2/3 एक्सक्रियत से है, और वो भी उस जजमेंट को जिस जजमेंट में कोई आईनी इशू को इंटरप्रेट ना किया गया। अब यहाँ पर ना तो 2/3 एक्सक्रियत है, दूसरी आईनी यहाँ पर एक इंटरप्रिटेशन भी, और तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट ये है कि पार्लियामेंट जो चीज बिल ला रही है वो ऑलरेडी आइन में बड़ा कैटेगोरिकली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। उससे अगली बात ये है कि इस जजमेंट में मेजॉरिटी ने, अब इस जजमेंट को मैं 1 लाइन में समराइज अगर करूं वो क्या है, मैं इसको 8 नहीं मैं कहता हूँ 11 जजेस ये बात कर रहे हैं, गालिबन बार-बार ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था
of not giving the bat symbol, and then which later sort of translated into them forming part of Sunni Ittihad Council, उसकी जो बेसिक प्रेमिस थी वो थी बैट सिंबल केस। उस पर जजेस ने कहा कि जी वो केस को गलत इंटरप्रेट किया गया। तो जब उसकी गलत इंटरप्रिटेशन हुई तो उसकी बेसिस पर क्लॉक को रिवर्स किया गया और कहा गया कि उस डेट पर जब उसकी आईनी इंटरप्रिटेशन या उस जजमेंट की इंटरप्रिटेशन ही सही मौजूद नहीं थी, तो आज हम वो इंटरप्रिटेशन जब करके उनको बता रहे हैं तो लिहाजा उनके पास ऑप्शन होनी चाहिए। ये तो नहीं हो सकती कि गलत इंटरप्रिटेशन हो जाए और उनके पास ये ऑप्शन भी मौजूद ना हो। सो लिहाजा उनको ये इजाजत दी जा रही है। तीसरी बात कि इस कानून को प्रोस्पेक्टिवली तो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पार्लियामेंट का इख्तियार है, बट रेट्रोस्पेक्टिव इसका ऑफ कोर्स लॉ ये है कि आपको लॉ के अंदर लिखना है, बट वो इसलिए नहीं हो सकेगा। आइन की नफी है, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की नफी है, और तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इसका मकसद है एक ऑन गोइंग प्रोसीडिंग्स को प्रेजुडिस करना, जिस पर एनआरओ केस और मुख्तलिफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की नज़ायर मौजूद हैं जो कि ये कहती हैं कि एक ऑन गोइंग प्रोसीडिंग्स को जब आप प्रेजुडिस करने के लिए कोई कानून को लाते हैं तो दैट विल बी स्ट्रक डाउन। उससे आगे हमारे आइन में आर्टिकल 8 भी लिखा हुआ है। अब आर्टिकल 8 का जिक्र इसलिए आता है कि वो ये कहता है कि any basically law which is repugnant to the fundamental rights will be struck down। अब यहाँ पर आप खुद सोचिए कि मैं आपके प्रोग्राम में बहुत दफा इसके ऊपर बात कर चुका हूँ कि आइन का आगाज यहाँ से होता है कि अवाम ताकत का सरचश्मा है, हकमियत अल्लाह ताला की जात की है, अपने नुमाइंदगान के थ्रू पावर एक्सरसाइज करते हैं। वो पावर जो उन्होंने एक्सरसाइज की है, उस पावर को आपने गलत इंटरप्रेट करके एक आईनी इदारे ने एक फैसला किया, तो क्या वो पावर की सुप्रीमेसी ज्यादा होगी कि एक लेजिस्लेशन की जिसको 2/3 अक्सरियत से भी आपने नहीं दिया? ऑफ कोर्स आइन की उस मंशा की इंटेंट जो है वो सबसे सुपीरियर होगी। देयरफॉर ये उस इंटेंट से भी मुतसादिम है, तो शायद ये कानून आर्टिकल 8 में भी स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। तो इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस कानून में, लेकिन मुझे ये लगता है कि इन प्रॉब्लम्स के बावजूद सुप्रीम कोर्ट शायद इसको छेड़े बगैर या कोई भी कोर्ट छेड़े बगैर अपनी जजमेंट जो इंप्लीमेंट कर लेंगे। और बात इस तरफ रखी जाएगी कि इस जजमेंट का और इस कानून का आपस में कोई कोइंसिडेंस या कोई आपस में तसादुम नहीं है, ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। देयरफॉर ये बनाएं, बिल्कुल अच्छी बात है, अगली दफा लिस्टें टाइम पर जमा करवाएं। अब इस दफा इनको सूट नहीं करती, अगली दफा सारे अच्छी लिस्टें जमा कराएं, बट दिस टाइम अराउंड दे विल नॉट बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। जी साकिब, अभी आपने बैरिस्टर साहब की बात सुनी। बिल्कुल अगर देखा जाए तो इस कानून के अंदर जो चीज़ें कह रही हैं उससे कोई भी इख्तलाफ नहीं कर सकता, मगर इशू आएगा जब इसको ये ट्विस्ट दी जाएगी कि इसके ज़रिए अगर पार्लियामान में, नेशनल असम्बली में ये कोशिश की जाए कि अमल दरामद का उनको उनके मखसूस कोटे को ना करने का अमल दरामद ना किया जाए, तो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, पार्लियामान का टकराव का एक अंदेशा बन जाता है अदालतों के साथ। और ये ऑलरेडी क्योंकि अब इसके ऊपर अपील में भी इसके अगेंस्ट 184(3) के तहत उन्होंने पिटिशन भी दायर कर दी है पीटीआई ने, तो ये अब किधर मामला किधर जाके ठहरेगा? जी पंसोता साहब, बैरिस्टर साहब, ये दो बातें जो साकिब की हैं, एक तो ये मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई, इन्होंने कहा पता नहीं इनको कौन मशवरे दे रहा है और ये क्यों कर रहे हैं। वो क्लियरली अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। और दूसरा, वो उन्होंने छुपाया नहीं अपनी इंटेंशन कि हम 2/3 अक्सरियत चाहते हैं और आईनी तरमीम लाना चाहते हैं। और दरमियान में ये भी फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कहा, आज़म तारिक साहब ने भी कहा, वैसे चीफ जस्टिस साहब जो है एक्सटेंशन अपनी नहीं किसी सूरत में चाहते, मगर ये एक ओवर राइडिंग एक ये वाला तासुर आया हुआ है। मगर वो उनकी तशरीह ये है कि जनाब ये रीराइट किया गया है कानून, ये तशरीह नहीं की गई, और इसका जिक्र उन्होंने जो नज़र सानी अपील है उसके अंदर भी किया है। तो इसको आप कैसे देखेंगे? सर बात यह है कि मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बात शुरू करूंगा। जिस अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में गालिबन शायद वहीद साहब ने कहा था कि ये नया रिवाज हमने देखा है कि आईनी इदारे आके प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स या उनके साथ खड़े होकर चीज़ों को चैलेंज करना शुरू हो गए हैं। ये आइन का जो इतना दर्द है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, कि वो दर्द सिर्फ महसूस तब होता है जब एक खास पोलिटिकल पार्टी के खिलाफ वो इस्तेमाल हो या हक में हो, ये समझने से मैं कासिर हूँ कि वो इस हद तक चले जाते हैं कि आप देखें इस जजमेंट को अगर आपने पढ़ना है, जो ऑर्डर है मेजॉरिटी का, उसमें पैराग्राफ 5 को कहाँ ले जाएंगे जहां पर आर्टिकल 51 को इन्होंने इंटरप्रेट करके ये कहा है कि फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस दे आर अ पॉलिटिकल पार्टी और उनकी सीट्स उनको मिलनी चाहिए।
इस चीज के ऊपर भी उनको तशरीह चाहिए। वो तब तक तशरीह कराना चाहते हैं जब तक तशरीह में ये चीज ना आ जाए कि जो वो चाहते हैं वो कह दें। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक रेगुलेटर है प्लस एक आईनी इदारा है, इट हैज टू बिहेव लाइक वन। ये नहीं हो सकता कि आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की भी अब तशरीह करते रहें इस तरह। तो फिर देखें, और दूसरी बात, ये सारी की सारी तशरीह की एक वजह ये भी है कि जो माइनॉरिटी जजमेंट में कुछ बातें ऐसी आ गई हैं, जिस तरह की उनमें से एक बात है जिससे मैं ऑफ कोर्स आई हैव अ राइट टू मेक अ फेयर कमेंट, कि जी आप उस जजमेंट को या उस ऑर्डर को फॉलो मत करें जो कि गैर आईनी है। ये आप कैसे किसी के ऊपर ये चीज छोड़ सकते हैं? कल को अगर कोई बंदा आए और आके उन्हीं जजेस की कोर्ट में ये कह दी कि आपका जो ये कन्विक्शन आपने किया हम इसको मानते ही नहीं, हमें लगता है गैर आईनी है, तो ये चीज ऐसे नहीं की जाती। इसका आइन के अंदर मैकेनिज्म मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स इन एज मच एज दे डिसाइड अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, दे आर बाइंडिंग ऑन एवरीबॉडी। तमाम इदारों पर बाइंडिंग है, सबके ऊपर आर्टिकल 189 यही बात करता है। अब उन सारी चीजों को इस तरह रीराइट करना, रीराइट तो मैं समझता हूं जहां पर हम कहते हैं कि आइन रीराइट हो रहा है, उससे पहले ये जरूरी समझना कि आइन राइट कैसे हुआ है, उस आइन की तश्कील कैसे हुई, मार्ज वजूद में कैसे आया। उसका एक जुज तो मैंने आपको बता दिया कि जो अवाम का एस्पेक्ट है कि वो कैसे हकमियत उनके पास है। उसके बाद अगर आप आगे जाते हैं, आर्टिकल 8 का मैंने आपको जिक्र किया है, फिर उसके बाद आर्टिकल 227 मौजूद है कि कोई भी कानून जो है वो स्पिरिट ऑफ इस्लाम और सुन्ना के खिलाफ नहीं होगा। फिर आर्टिकल 31, 34, इन तमाम का जब आप मजमुआ पढ़ते हैं तो आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। इस जजमेंट में और कौन सी ऐसी बात है जिसको इंटरप्रेट किया गया एक्सेप्ट विल ऑफ द पीपल? पाकिस्तान की एक साइजेबल पॉपुलेशन एक पॉलिटिकल जमात को वोट दिए, उस पॉलिटिकल जमात को उस प्रोपोर्शन में सीटें मिलनी चाहिए। ये वन लाइन में केस का जवाब है। यहां पर उसके अंदर ये कहा जाता है नहीं जी ऐसी बात नहीं, चूंकि इतने बजे आप ऐसे सोचते थे, चूंकि उस दिन आपके पास बैट नहीं था तो ऐसे नहीं था, तो ऐसे नहीं था, तो ये सीटें वहां थी। और ये भी कहते हैं कि सीटें हमें ना दें, इनको ना दें। ये किस किस्म की इंटरप्रिटेशन की तरफ हम जा रहे हैं? सो माय क्वेश्चन वंस अगेन इज टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पॉलिटिकल पार्टीज का तो चले राइट है कि वो फील करते हैं कि उनकी हो या ना हो, बट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कौन सी ऐसी मजबूरी है कि उनको बार बार तशरीहों में, रिव्यूज में जाना पड़ रहा है? और सबसे मजेदार बात जो माइनॉरिटी जजमेंट में है कि वो जो दर्द पाया गया है कि जी अगर हम और कुछ दिन इंतजार करते तो रिव्यू इंफ्रक्चर्स हो जाता है। ये हम, मेरी तो 22 साल की वकालत है जिसमें से 7 साल सुप्रीम कोर्ट या 6 साल, मैंने ये कभी नहीं सुना कि मैं किसी केस में पेश हूं और वो कहें जी कि चूंकि आपका रिव्यू पेंडिंग है तो उसके लिए मैं बड़ा परेशान हूं। हमने तो ये चीज कभी नहीं देखी। रिव्यू आर सेपरेट प्रोसीडिंग्स। उन प्रोसीडिंग्स में जब वो सामने आएंगी दे विल बी डिसाइडेड। सो दैट मींस कि ये दो जजेस तो एटलीस्ट उस हद तक अपना माइंड दे चुके हैं कि रिव्यू जो है वो उसमें उनका क्या डिसीजन होगा। सो मैं ये समझता हूं कि रिव्यू और नो रिव्यू जो फैसला आ चुका है उस फैसले को आपने इंप्लीमेंट करना है। अभी तो तफसीली फैसला आना बाकी है, उसके बाद बातें बहुत क्यासराई जो है वो खत्म हो जाएगी। अ लॉट विल बी पुट टू रेस्ट। और जिस तरह साकिब साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात की कि 3-4 चीफ जस्टिस बैठे हुए बेंच में जिन्होंने अगले फैसले लिखने, और वो फैसला अब तो चूंकि माइनॉरिटी का व्यू भी आ गया, अब तो और आई बिलीव वाटर टाइट किस्म का फैसला आएगा। सो लेट्स सी व्हाट दैट डिसीजन इज, बट सर्टनली ईसीपी को अपना रोल बेहतर करना होगा, वरना इवेंचुअली केओस हो जाएगी, तो फिर उस केओस का फायदा किसी को नहीं होगा।